Hello everyone, how are you? Welcome to the Ritesh Fletcher classes. So students, yesterday we had completed prokaryotic cell and overview for cell. I hope you are well aware about the previous topics and I hope you don't have any doubts. But if you have any doubt in the last lecture, please write it down in the comment section. I will clear each and everything. So today we are doing a eukaryotic cell. Okay. Can you tell me the major difference in the prokaryotic cell and eukaryotic cell? Like, don't tell me, just recall yourself. So the major difference is in prokaryotic cell, the nuclear membrane is not well defined, but in eukaryotic cells, the nuclear membrane is well defined. Okay, so this is a basic difference in the prokaryotic and eukaryotic cells. So coming to the theoretical part of the NCRT, let's start. Eukaryotics include all protista, plant, animal, and fungi. And what prokaryotes includes? It includes bacteria, Monera. Okay. So eukaryote includes all protista, plants, animals, and fungi. In eukaryotic cell, there is an expansive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. So this is also another difference between prokaryotic and eukaryotic cells. हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, बट प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये मैं आपको बता चुका कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो वेल डिफाइंड होता है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure that genetically organized into chromosomes. ठीक है, तो इसके साथ साथ जो क्या है, कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। ओके, all eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as former possesses cell wall, plastid and large central vacuole which are absent in animal cell. ठीक है, अब मैंने आपको कल ये बताया था, मैं क्या, एक सेल वॉल का पार्ट है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ओके, और साथ ही साथ सेंट्रल वैक्यूल और प्लास्टिड वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब प्लांट सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, और सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। ओके, और ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। जो पहला है इसमें वो प्लांट सेल है, और सेकंड है एनिमल सेल है। प्लांट सेल में आपको 2-3 लेयर दिख रही होंगी, राइट। जो बॉडीज है वो तो आपको दिखेंगी। अब इसमें हम देखते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पे है, ठीक है। प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको दिखेगा, ये रहा वैक्यूल। ओके, तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा आपको, ठीक है, बट प्लांट सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल ये प्रेजेंट है प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, सारी जगह होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, ठीक है, दोनों सेल्स में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे, आप एक बार ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से डायग्राम दे रखा है, इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार 2 या 3 बार इसको अच्छे से देख लेंगे, एक बार हाथ रख के भी देख लीजिएगा कि कैसे ये चीज़ें हमारे को याद हो रही है नहीं हो रही है। बस एक बार आपको ये याद होगा, देन अच्छे से आपको सेल का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। बट मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। पहले प्लांट सेल के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब ये राइबोसोम से अटैच होते हैं तभी इसको रफ कहा जाता है। एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जैसे ये राइबोसोम्स, इसमें कुछ भी अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल वॉल है। एंड वैक्यूल, मिडल लैमेला, ये इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये मिडल लैमेला कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस है, ये पैकेजिंग के काम आता है। न्यूक्लियर एनवेलप, जो हमारा न्यूक्लियर है वो अच्छे से वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन के अंदर है, ये हमारा अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का भी अंदर का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, ये सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जो हमारी रिएक्शन अकर होती है वो कहाँ होती है, वो सारी साइटोप्लाज्म में अकर होती है,
ठीक है। सेम हम आ जाते हैं हम एनिमल सेल में। एनिमल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ये यहाँ पे है। न्यूक्लियर एनवेलप है जो वेल डिवेल्ड है, क्योंकि हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें, न्यूक्लियर एनवेलप तो पाएगा, मिलेगा हमको, एनिमल सेल में भी मिलेगा, प्लांट सेल में भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट न्यूक्लियोलस, ये भी अच्छे से प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेंट्रियोल, क्योंकि ये प्लांट सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। माइक्रोविली, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट नहीं होती। लाइजोसोम्स है, ये रिएक्शन अकर करवाते हैं, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी आइटम्स होती है उनको डाइजेस्ट करते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारा प्लांट सेल एनिमल सेल है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एंड ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। जो आपके आगे के लेक्चर्स हैं उसको अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ग्रिप बनानी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आती है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये साइटोप्लाज्म में, ये यहाँ पे होती है, ये यहाँ पे होती है। एंड आगे भी अगर आप बीएससी एमबीबीएस करते हैं, नीट में जाते हैं, बी फार्मा करते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। सेल एक बेसिक चीज़ है जो हर किसी बायोलॉजिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर क्या क्या फंक्शन है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, बात करेंगे व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे को, फ्लूइड मॉसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। The structure of membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. Meanwhile, chemical studies on cell membrane, especially in human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. ये कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप की जब एडवांसमेंट हुई तभी हम अच्छे से पता लगा पाए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और केमिकल स्टडीज जो हमारी करी गई वो रेड ब्लड सेल पे करी गई, आरबीसी पे करी गई, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे को मिल गया, ठीक है। द स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी, वो किस चीज़ से बनी होती है, वो लिपिड्स प्रोटीन से बनी होती है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड बाय लेयर, ठीक है। The lipids are arranged within the membrane within the polar heads toward the outer side and the hydrophobic tails toward the inner part, ठीक है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं हमारे, वाटर हेटिंग होते हैं। दिस ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected with the aqueous environment in addition to phospholipid contains controls, ठीक है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे जो है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करी गई है, मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि ये एक हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर है, एक लेयर लिपिड की यहाँ होगी ऊपर, एक लेयर नीचे होगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक। ये अटैच होता है यहाँ से। हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो यहाँ होता है, ठीक है। ताकि जो हाइड्रोफोबिक है वो एक टेल होती है जो उनकी, वो एक ग्रिप बना ले, एंड उसके बाद ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये है, ठीक है। सेम आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। ये ग्रिप बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर है, ऐसे ये प्रोटीन अंदर मिले होते हैं तो एक ग्रिप बना लेते हैं। ये हाइड्रोफोबिक बाइलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड है। यहाँ से टेल है वो आपस में इंटरलॉक हो रही है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वहाँ प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन्स हैं, ओके। ये फॉस्फोलिपिड है, ये दिख रही है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी पड़े होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये बाहर की तरफ जो बाहर होते हैं वो पेरी कहते हैं। ये कुछ शुगर से वो भी अटैच होती है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है फॉस्फेटिड, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आई होप आपको समझ हो गया होगा ये पूरी डेफिनेशन है वो कैसे अरेंज है। दोबारा बता देता हूँ, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स है, ये आपको जो ब्लैक लाइनिंग में दिख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। बाइलेयर है क्योंकि एक लेयर यहाँ होगी, एक लेयर ये होगी, दो लेयर होगी, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो टेल है वो इंटरलॉक्ड है, और ये प्रोटीन्स है हमारे, ये प्रोटीन्स है हमारे,
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट है लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्लियर रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन मुझे बता दिया, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये पढ़े। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज। अब रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड का वेरी करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बात करें जो 52% जो होता है वो प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ये कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन के ऊपर हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ पार्ट प्रोटीन का अंदर पड़ा होता है लेयर के, सेल मेम्ब्रेन के, उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ पार्ट लेयर के आउटसाइड पड़ा होता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। सो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो रेशियो कंटेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्टली, मैंने देखा है नीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लिपिड इन दी cell membrane? So 40% lipids, 52% protein. Okay, द मेम्ब्रेन ऑफ अर्थ्योसाइट की बात चल रही है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, क्योंकि अर्थ्योसाइट की आरबीसीज की ही बात कर रहे हैं हम ऊपर, तो अर्थ्योसाइट, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एज इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर द सेल मेम्ब्रेन हैज वाज प्रोव्ड बाय द सिंगर एंड निकोलसन 1972 वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। जो हमने पढ़ा है उसको फ्लूइड मॉसिक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured by the fluidity. ठीक है, जो मॉडल मूव करता है, जो प्रोटीन्स मूव करते हैं उसकी फ्लूइडिटी, हम उसको कहते हैं फ्लूइडिटी है, जितना मूव करता है उतनी ज़्यादा उसकी फ्लूइडिटी है। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जंक्शन, द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, secretion, endocytosis, cell division, etc. ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो एक फ्लूइड नेचर होता है एक सेल मेम्ब्रेन का, तो किस किस में हेल्प करता है? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एंडोसाइटिस, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना क्या क्या फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के हैं, क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रोटेक्शन हमारा है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, सेल ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्रेशन करता है, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें एक सेल मेम्ब्रेन काम करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, तो हर किसी को परमिएट नहीं करता, सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। कुछ पार्टिकल्स को सिलेक्टिवली परमिएबल करता है और कुछ को रिस्ट्रिक्ट करता है, ताकि जो हमारी सेल है उसको प्रोटेक्शन मिले। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो विदाउट एनर्जी मतलब आ सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में आ सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एंटर करना चाहते हैं तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। वो एनर्जी क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, उसकी हेल्प से वो आते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient from higher concentration to lower. Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. ठीक है, osmosis कहते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो, ये आपने पढ़ा होगा, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। As the polar molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration gradient. मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन लो होती है, तो उनका क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से उनको परमिएट किया जाता है। ठीक है, सच अ ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इट्स कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ भी इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, बता दिया मैंने आपको। आप रीडिंग लेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है,
कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा बना दूंगा या आपको दोबारा ब्रीफ कर दूंगा। बट मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, तो आई होप इसको डाउट आपको आना नहीं चाहिए, बट कोई इशू नहीं है, अगर फिर भी आता है आपको तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आफ्टर सेल वॉल, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और कहाँ नहीं होती? एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एज यू मे रिकॉल अ लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल forms then outer covering of the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also help to cell interaction, provide barrier to undesirable macromolecules. ठीक है, मैंने बताया था आपको सेल वॉल का क्या काम होता है और सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन का काम होता है, तो ये सेम काम सेल वॉल का है। ठीक है, सेल ग्रोथ में हेल्प करती है। सेल वॉल फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। ठीक है, आउट ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, called the cell wall not only gives to shape to the cell, protects to cell from mechanical and damage infection protection, it also help to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules। बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एल्गे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। एल्गे की सेल वॉल किस किस चीज़ से बनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. The cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminish as cell matures, and secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आप ये याद रख लीजिएगा, एल्गे की सेल वॉल में वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्गे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या क्या होता है? सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, सेम है, हेमी सेलुलोज, ग्लेक्टेंस नहीं है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन्स है। ठीक है, एंड प्रोटीन्स है। ओके, यंग वॉल को प्राइमरी वॉल कहते हैं, जो यंग होती है, जो मतलब अगर मैच्योर नहीं है इतना, सेल मैच्योर नहीं है और यंग है उसकी सेल वॉल, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक है, एंड जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो मैच्योर होगी तो वो डिमिनिश हो जाएगी और रिस्ट्रिक्ट कर देगी, एक फॉर्म करेगी। अब मिडल लेमला मैं आपको बता रहा था कि मिडल लेमला क्या होता है। ये रहा मिडल लेमला। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं हम मिडल लेमला। ये सेल देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। मिडल लेमला क्या करता है? मिडल लेमला इज लेयर मेनली of calcium pectate which holds the or glues the different neighboring cells together। ठीक है, सेल्स को इंटरेक्ट करती है। The cell wall and middle lamella may be traversed by the plasmodemata which connect the cytoplasm of the neighboring cells। बताया था कनेक्ट करती है। The cell wall and the middle lamella may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। जो साथ के neighboring cells होते हैं उनको कनेक्ट करके रखती है उनके प्लाज्मोडेमा। ठीक है, traversed by the plasmodemata। अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। प्लास्टिड्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। देर आफ्टर राइबोसोम्स, ये हमारे प्रेजेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल में कौन से प्रेजेंट होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। सीलियन फ्लैगेला के बारे में, सेंट्रोजोम एंड, तो देखिए ये मतलब कितने अच्छे से एनसीईआरटी ने हर चीज़ बता रखी है। न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आज तो हम जो कवर करेंगे, तीन ही चीज़ें कवर करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर करेंगे हम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ही पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस। आज हम ये चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, आज हम कवर करेंगे वैक्यूल्स तक। ओके, endomembrane system with each of the membrane organs it's distinct to the terms of the structure and function, many of these are considered together as endomembrane system। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हर किसी का जो फंक्शन है, जो जो मैंने आपको बताए हैं, स्पेशली इसलिए बताए थे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कि हर एक जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज है उसके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, बट अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि जो इनके फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है। जैसे कि हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन एक चीज़ से कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन, अगर हमारा ब्लड जैसे रेस्पिरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एक
प्रॉपर ब्रीदिंग होनी चाहिए, एक रेट होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन होनी चाहिए हमारे पास, तो एक कार्डिक साइकिल जो हमारी चलनी चाहिए, वो सारे वेल कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में अभी आपको, अभी ज़्यादा आपको वो नहीं करना, पर हर एक चीज़ का एक कोऑर्डिनेशन, हर एक चीज़ का सिस्टम है, ठीक है। तो उसको वैसे ही यहीं पे अगर इनको फंक्शन का कोऑर्डिनेट करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। Since the function of mitochondria and chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। Function of mitochondria and chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम्स का जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट नहीं करता कंपोनेंट्स के साथ, इन तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो आ सकता है क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वहाँ पे ऑप्शन मेंशन होगा गोल्गी अपरेटस, एंडोमेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। या क्लोरोप्लास्ट दे सकते हैं या पेरियोक्सोम्स दे सकते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनाइज पड़ी हैं, ठीक है। बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था सेल न्यूक्लियस के जो बाहर अराउंड एरिया होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। राइबोसोम्स अटैच है न्यूक्लियस के साथ, ओ राइबोसोम्स अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स नॉर्मल पड़े हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं ओनली राइबोसोम्स। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। अब आपको ये सारी चीज़ें मतलब एक दिख रही है कि ऐसे कैसे ये मतलब इनकी जो पार्ट है, मतलब जो उनका बॉडी है, कैसे क्रिस्ट क्रिस्ट फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हैं आप? मतलब एक काफ़ी उसकी जो स्पेस है या मतलब डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट है, ये इनसाइड का है, ये एक्स्ट्रा है, देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लूप है इसमें। तो एक अलग से इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये थ्योरिकल, वैसे तो मेन चीज़ इसमें दे रखी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। ये बाहर का है तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, और इनसाइड का तो लुमिनल कहते हैं, इनसाइड एक्सटर्नल, ठीक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दिस कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म पढ़ा होता है, बता चुका, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड होता है इंट्रासेलुलर स्पेसिस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ठीक है। लुमिनल इनसाइड, इनसाइड वाला कंपार्टमेंट है ये रहा, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा है, वो इनसाइड होता है सेल के, तो ये इनसाइड वाला है। द ईयर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस पे उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्म। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है, ये रफ है, ये स्मूथ है, ठीक है। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं RER, इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन दी सेल्स एक्टिवली ऑन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। दे आर एक्सटेंटिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें एक्सटेंसिव पाए जाते हैं, क्रिस क्रॉस पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिवली बड़े होते हैं, काफ़ी फॉर्म में करते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड फॉर्मेशन करती है इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टोर्ड हार्मोनल सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे गोल्गी अपरेटस की, ठीक है। गोल्गी अपरेटस का जो फंक्शन है वो देखिए, ये क्या सिस्ट्रेन बने हुए हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव है इसकी भी, जो फंक्शन स्ट्रक्चर है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ऐसे ऐसे बनी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, लाइक ऐसे, दिस वन, तो इसको हम कहते हैं सिस्टरने कहते हैं, ठीक है। आइए पढ़े।
तो एक साइंटिस्ट थे हमारे कैमिलो गोल्गी 1898 में, इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलम स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पड़ा था न्यूक्लियस के पास, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। दिस वर लार्ज नेम गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, तो इन्हीं के नाम के ऊपर इनके जो नाम रखा था गोल्गी बॉडीज रखा था। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्स और सिस्टरने, ठीक है, of 5 micrometer to 1 micrometer diameter. They are stacked parallel to each other. Parallel ही है, जैसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये parallel ही पड़े हैं। ठीक है, तो they are stacked varied number of cisternas present in Golgi complex. हर किसी जो Golgi complex में वो vary करते हैं नंबर कितने cisternae हैं। ठीक है, the Golgi cisternae concentrically arranged near the nucleus and districts convex cysts or the forming phase एंड कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, दो फेज होते हैं, एक हमारा होता है सिस फेज जिसको कन्वेक्स कहते हैं और दी फॉर्मिंग फेज, दूसरा हमारा होता है कनकेव ट्रांस और दी मैच्योरिंग फेज। ठीक है, द सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सिस फेज का काम अलग होता है, ट्रांस फेज का काम अलग होता है। ठीक है, बट एंटायरली बट ये इंटरकनेक्ट रहते हैं। ठीक है, द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। जो गोल्गी फंक्शन का जो मेन काम क्या होता है गोल्गी apparatus का, वो क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है। टू बी डिलीवर इधर टू दी इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर। ओके, मटेरियल्स टू बी पैक इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में जो मटेरियल वो पैक होते हैं फ्रॉम दी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस कहाँ हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड हो रही है। तो ये जो मटेरियल है इसको पैक करना है, अब ये पैक होता है वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मटेरियल्स टू बी पैक इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज। ठीक है, ऑफ द गोल्गी। सिस फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स फेज कहते हैं, ये अब बताया था। और मैच्योर फेज होता है ट्रांस फेज कहते हैं उसको। तो वाई गोल्गी रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमने कहा था ना कि ये सारे एक सिस्टम का काम करते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर आर मॉडिफाइड इन द सिस्टरने, ठीक है, ऑफ गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब आपको लग रहा हो कि दो ये सिस्टरने वो वाला है, ये अलग है। ठीक है, जो प्रोटीन बनते हैं ना वो पहले सिस्टरने में फॉर्म होते हैं। ठीक है, गोल्गी apparatus के बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेड गोल्गी इन द, मतलब पहले रिलीज उनसे, सिंपल बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये सिस्टरने है। ठीक है, ये देखिए ये सिस्टरने है। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus। ठीक है, सिस्टरने में फॉर्म होते हैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो राइबोसोम्स होते हैं, जो मटेरियल राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनता है वो सिस्टरन में पहले फॉर्म होता है, उससे ताकि उस रिलीज होने से पहले। ठीक है, सिस से ट्रांस के पास जाएगा और सिस से ट्रांस होने में जाने में से पहले वो सिस्टरने फॉर्म करेगा, तभी वो ट्रांस के पास जाएगा। गोल्गी apparatus इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसोप्रोटीन ग्लाइसोलिपिड्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक हमारा मटेरियल है, ये सिस पे बन रहा है, अब इसको हमको ट्रांस पे जाना है। ठीक है, ट्रांस पे ये ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, पहले सिस्टरने बनेगा। ठीक है, अब ये बन गया, यहाँ पे ऐसे सेक्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे सेक्स बन गए, उसके बाद ये ट्रांस पे ही जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ लिखा है द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का काम करेगा। टू बी डिलीवर इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स टू बी पैक इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल की फॉर्म में पैक होगा फ्रॉम ईआर विद फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus। सिस फेस के साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो अटैच होता है। ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस होता है ट्रांस फेस। ठीक है, सिस से ट्रांस पे जाएगा, मैंने आपको बता दिया सिस से ट्रांस पे जाएगा और बीच में हमारा सिस्टरने है। This explains why Golgi apparatus remains to the close association with the endoplasmic reticulum। ठीक है, a number of proteins synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum synthesis are modified in the cistrae of the Golgi apparatus। ठीक है, सेक्स में बनेगा, सिस्ट्रे बनेगा, before they are released from its trans phase।
ट्रांसफेस रिलीज होने से पहले की। गोल्गी प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसोप्रोटीन ग्लिसोलिपिड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, जो मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं कि क्या क्या जो मटेरियल है वो पैक हुआ है गोल्गी apparatus से। द आइसोलेटेड लाइसोसोम्स वेसिकल्स हैव बीन फाउंड ऑन वेरी रिच to be very rich in enormous type of hydrolytic enzymes, hydrolase, lipase, protease and carbohydrates, optimally at acidic pH. ठीक है, these enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein and lipids and nucleic। जो इसमें हमारे एंजाइम्स मिलते हैं, हमारे को हाइड्रोलाइज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इनका काम बताते हैं। तो डाइजेस्ट करने का काम होता है, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, और वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other material not useful for the cell। ठीक है, द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये वैक्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ, ये हमने पढ़ा भी होगा, कहाँ था ये रहा। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सॉरी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। The vacuoles is membrane wound side in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other material not used for the। जो भी excretory product होता है वो सारा वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल का। ठीक है, द वैक्यूल इज बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जैसे ये हमारा हमने बोला, उसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे कि टोनोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होती है। तो वैक्यूल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, थिन लेयर, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन, तो उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन इनटू वैक्यूल। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है आयंस का तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, तो ये हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेनलेशन एंड एक्सक्रीशन इन मैली सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द इनकल्फिंग। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। इन मेलिस इन प्रोटिस्टा की बात करें, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इनगल्फिंग फूड मटेरियल को करने के लिए। तो हर एक पार्टिकल, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैक्यूल होते हैं, तो उसी के बारे में बता रखे हैं। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम जो आगे क्लियर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं। एंड राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीली एंड फ्लैजिला, ये न्यूक्लियस भी हम करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सी यू सून अगेन।